अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एक आंसर इंक्रीज है। कितने लोग इंक्रीज के साथ करते हैं? अरे ये तो याद होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता था पहले। अच्छा था आयनिक प्रोडक्ट क्या होता था, याद है? तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हाँ सर डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ H प्लस और अमाउंट ऑफ OH माइनस क्या होंगे आपके? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो KW क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। वैल्यू में बताए थे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, वो कितना होता है KW? सर 10 टू पावर -14। ठीक है, और 90 डिग्री पे होता है 10 टू पावर -12। भाई ऐसे नहीं होंगे। अच्छा, किसकी K की वैल्यू ज्यादा होंगी, HNO3 या CH3COH? संडे को टेस्ट है, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। किसकी वैल्यू ज्यादा होंगी K की, HNO3 या CH3COH? HNO3 या CH3COH? क्यों? हाँ तुमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो छोड़ देगा तो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। किस क्यों HNO3 क्यों ज्यादा होगा बताओ? क्या हुआ? अभी ये आंसर नहीं कर पा रहे क्या तुम लोग? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, HNO3 की, CH3COH की? सर इससे सिंपल क्या होगा, ये पढ़ाई कर रहे हो ना मन, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का K वैसे भी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा K होता है उतने ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बोलने थोड़े होता है, बताने से होता है। भाई पढ़ाई करो तुम लोग, कैसे लाओगे नंबर? कितने नंबर लाने का याद है? मतलब 70 में से केवल 20 नंबर लाने का याद है क्या? 20 भी नहीं, कितना होता है पासिंग मार्क होंगे? 22 लाने का याद है क्या? या 21.5 ले आओगे, आधा नंबर ग्रेस का मिल जाएगा। ग्रेस तो लोग देता ही है, 21.5 तो कोई फेल नहीं करता। कैसे करोगे? इतना खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो, मतलब तुम्हारी बात नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे मैंने दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है सर। वो जितने भी आपने मुझे वो वन बार कर रहे सर, इतना एक्सप्लेनेशन दिया नहीं सर, वो भी 2 मार्क्स है। बट पता तो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयनिक, ये तो वाई पूछा तो है इसमें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयनिक, वो 2 मार्क्स है। अरे तो पता तो होना चाहिए ना, पढ़ाया है मैंने, ये कह रहा हूं। तो ऐसे पढ़ाई करोगे? अच्छा फ्राइडे को जितने भी आयनिक का क्या नाम है उसके, जो भी आयनिक वाला चैप्टर था, आयनिक के वाला, उसके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सब करके लाना, ठीक है? डिस्कस कर लेंगे। संडे को टेस्ट है, और दो किताब से होंगे नहीं क्वेश्चन, लेकिन कर अच्छा केपी और केसी में क्या रिलेशन होता था? डेल्टा एन, ठीक है सही है, तो इतना तो याद है। फर्स्ट का आंसर था सर क्वेश्चन नंबर 1। चलो बताओ, अगर आपका किसी एक चीज का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1.6 into 10 to power 12 है, बट ढंग से सुनो, 1.6 into 10 to power 12 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको बताना है कि द सिस्टम विल कंटेन, ठीक है? ऑप्शन ए है मोस्टली प्रोडक्ट, मोस्टली रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट प्लस 12 है, ठीक है? पहला ऑप्शन है मोस्टली प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है मोस्टली रिएक्टेंट, तीसरा ऑप्शन है ऑल रिएक्टेंट, चौथा ऑप्शन है सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बच्चे पढ़ रही है, थोड़ा पेपर हो रहा है क्या आंसर? मोस्टली प्रोडक्ट ये है ना, एक आंसर मतलब कौन सा है? हां ये तो भाई 10 to power 12 है, इतना हाई अमाउंट है, में भी लगा के आए। बातें बताओ। अच्छा, the temperature at which Kp and Kc will have the same value, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी जिसपे Kp और Kc की वैल्यू सेम होगी। आपको दिया गया है कि जो आपकी इक्वेशन है वो N2O4 giving you twice NO2 है, बताओ
ट्वाइस NO2, दोनों गैसियस है, ठीक है। वो टेम्परेचर क्या होगा जिसपे Kp और Kc की वैल्यू सेम होगी, बताओ। करो भाई, कॉपी पेन उठा के कर लो, ऐसे इजी पेपर था। कितने आ रहे हैं ये तो 28 आने चाहिए थोड़ा आपने तुम लोग मेहनत नहीं करते क्या? अच्छा नहीं लगता क्या जब मार्क्स आते हैं एग्जाम में? मतलब रश नहीं फील होता क्या? या मतलब एक यूफोरिया टाइप का आता है, अच्छे नंबर आते हैं मार्क्स एग्जाम में? मतलब मैं बताता हूँ, मैं ब्रैग नहीं कर रहा एक्चुअली, बट पॉइंट ये था कि मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि केमिस्ट्री का एग्जाम था और मैं फिजिक्स पढ़ के चला गया था और तब भी 30 में से 29 आ गए थे। ये था मतलब इतना पढ़ा होना चाहिए आपको, पॉइंट ये कह रहा हूँ मैं। मतलब 29 तो आने का लग बाय चांस था, बट 20 तो आ ही जाने चाहिए थे, ऐसा होता है। तब जीतते ही आते हैं। पॉइंट ये होता है कि पढ़ाई करना इतना ही होता है, कोई क्वेश्चन का बैलेंसिंग नहीं आती थी उस समय पे तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना पढ़ा होना चाहिए आपका। केमिस्ट्री तो खास तौर से मतलब कंपेयर टू फिजिक्स उठा लो, सही है, 25 सही है। मतलब फिजिक्स में तो फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत है, केमिस्ट्री में इतने ढंग से इतना इजी है, सब कुछ करके बता दिया, कुछ एज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत सारे डेरिवेशन हो या बहुत ही खतरनाक न्यूमेरिकल हो। अगर आपने ढंग से नोट्स भी पढ़ लिए हैं तो मैंने कहा था आपसे पूरा पेपर हो जाना चाहिए, और ये तो हो भी जाए वाला था। तो मतलब थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। जितना मैथ में करते हो उसका आधा ही कर लोगे तब भी हो जाएगा, तो मैथ में 0 करते तो उसका आधा भी 0 ही होगा। टेस्ट की बात है, कितने लोग का मंडे को पेपर है? मंडे को मैथ का एग्जाम है, तुम क्या फर्जी उठा रहे थे? बायो में नेक्स्ट अभी पूछा था मैंने 1 2 3 सर, ठीक है। कोई नहीं, ऐसा करेंगे, मैं जब डिस्कस करेंगे परसों फ्राइडे को, ऐसे मुझे लगा सिलेबस बहुत तेजी से चल रहा है। पहले मैं सोचता था आपके ऑर्गेनिक बहुत दिया हुआ है, उस दिन मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कुछ दिए ही नहीं हुआ, बहुत आराम से हो जाएगा तो 2-3 हफ्ते में। तो फिर उसके बाद रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करेंगे फिर आयनिक का हम एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन का ऐसे ही फ्राइडे को ही, ठीक है। पूरी लेकिन करके आना हो, क्या बोलते हैं उसे, एनसीईआरटी, ठीक है। सो दैट मतलब आपको जैसे भी थोड़ा आयनिक वो इक्विलिब्रियम तो आई गेस फिर भी याद है, आयनिक तो बिल्कुल ही भूल गया हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे तो थोड़ा याद हो जाएगा उसके बहाने, ठीक है। तो इतना पढ़ के आना, बाकी मैं बात करूंगा। सेकंड क्लास किसकी है? उनसे भी कहते हैं कि सर मैथ का टेस्ट है, ठीक है, कोई नहीं हटा देंगे। हाँ आज हाँ होता है, केमिस्ट्री चल रही है अभी, तो थर्मोडायनामिक्स चल रहा है ना, नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा। सिंपल है एक्चुअली, जितने हिसाब से आपको दिया कुछ दिया नहीं, एक किताब दे दो, तुम देख लें क्या कराना है। भारी कौन किताब है? तुमने क्या किताब फाड़ के रखी क्या? हल्की क्यों है? पायरेटेड वर्जन है, हल्की क्यों है किताब? नहीं सर कह रहे हैं एक्स्ट्रा पेपर क्वालिटी कराएगा नहीं होता। सबसे लास्ट वाली हेडिंग थी एंथैल्पी चेंज एंड वो कट करना है। अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। लिखो थर्मोकेमिस्ट्री हेडिंग डाल देना, लगेगा बाकी आधे घंटे में से ज्यादा बता गया था इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट के हिसाब से कम बताना है। थर्मोकेमिस्ट्री ठीक है,
बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो आपका जो जनरली जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, होती है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका यूज है जनरली। किस समझ रहा है ये बुरी तरीके से हो रहा है। ओके, तो परपेचुअल मशीन वो होती है, वो मशीन जिसको काम करने के लिए किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी जो कॉन्टिन्यूअसली वर्क करती रहेगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। तो ठीक है, पॉसिबल नहीं मतलब एनर्जी की, या ऐसी कोई मशीन है 100 किलोजूल एनर्जी दी और 100 किलोजूल बिना किसी भी लॉस के, ऐसी कोई मशीन बनी नहीं सकती यूनिवर्स में जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो। तो ये सब जनरली जो थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन होते थे वो किस में यूज होते थे, फिजिक्स में यूज होते हैं, मेनली इंडियन वाली जो इंडस्ट्री होती है, मैकेनिकल इंडस्ट्री, उसमें थर्मोडायनामिक्स का मेजर यूज होता है। उसके बाद जो सेकंड यूज होता है वो हमारे केमिस्ट्री में होता है। हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का यूज करके हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, थर्मोडायनामिक्स किसकी स्टडी है, एनर्जी, है ना। मैंने पहले चैप्टर में स्टार्ट में बताया थर्मोडायनामिक्स किसकी स्टडी है, एनर्जी की। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब एनर्जी भी क्या होता है, अब इतनी छोटी सी चीज से इसका यूज करते हैं हम, इतना बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर एनर्जी निकालने के लिए तो होता है क्या बेटा, अभी तक तो हम केवल एंथैल्पी बोल देते थे इन जनरल, ठीक है, वी यूज्ड टू से एंथैल्पी, बट उसके भी मैंने कई फॉर्म पढ़े हैं आपको। हर एक रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट होती है। कि मान लो मैं NaCl को पानी में डाल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, लिखने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो मैं NaCl को पानी में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी मान लो, ठीक है। वो जो एनर्जी होगी उसको भी हम एंथैल्पी बोल सकते हैं इन जनरल। अब मान लो मैंने HCl और NaOH लिया, इसकी रिएक्शन करा, यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है, इसको भी हमने एंथैल्पी बोल सकते हैं इन जनरल। बट अगर दोनों एनर्जी का हम फॉर्म देखें तो ये एनर्जी जो है ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एनर्जी आपने पढ़ा है, आपको पढ़ा था क्या नहीं, जो साइकिल होती थी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने वाली, कराई थी क्या, नहीं कराई क्या। एग्जांपल आप एक और क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, इसके गैसेस दोनों का गैसेस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक मोल उससे, इसको प्लस लेना, सॉरी, ठीक है, इसके एक मोल गैसेस आयन से जो एनर्जी आपकी जो सॉल्ट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी सबको हम एंथैल्पी इन जनरल बोल सकते हैं, बट हर एक एनर्जी क्या है आपकी डिफरेंट है। हर एक एनर्जी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, अगर आप उसके बेसिक नेचर पे जाएंगे तो हर एक का कॉम्पोजिशन क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसका मेथड अलग अलग होगा। तो आप सोचो कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, देन ऑन बेसिस ऑफ दोस कितने टाइप ऑफ एनर्जीज हो सकती है। ये तो बहुत ही बेसिक से 3 एग्जांपल है। ऐसे सिंपल एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन हो सकती है और ऐसे पता नहीं कितनी सारी होंगी, ठीक है। तो उन एनर्जीज को हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। बट आपके लेवल पे उतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना, आपको बेसिक्स चीज याद रखना है। किसी भी चीज में जो एनर्जी यूज होगी या कंज्यूम होगी ये हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, अगर रिएक्टेंट लिया, ठीक है, एक रिएक्टेंट लिया जिसकी एनर्जी थी 20 जूल,
ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या थी 20 जूल थी, और जो आपका प्रोडक्ट बना है वो कितना है 7 जूल। कॉमन सेंस से सोचो, तो ये एनर्जी, ये जो रिएक्शन हुई होगी ये एक्सोथर्मिक रही होगी या एंडोथर्मिक रही होगी? ठीक है, 3 लोग कह रहे हैं एक्सो वाले कितने हैं? डिसअपॉइंटिंग है, मतलब मैं बोलता नहीं करने, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपने जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आपको मिला है एनर्जी आई, से 60 जा रहा है, ठीक है, बढ़िया। पे क्या होता है, सेम होता है क्या? क्या ओके, किसी भी चीज का अगर आपको डेल्टा निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा, एज सिंपल एज दैट। तो डालो हेडिंग, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन, पहले नॉर्मल लिख लो, इन केमिकल रिएक्शन reactant are converted into product, reactants are converted into product, and the enthalpy change accompanying, अच्छा एंथैल्पी और एनर्जी में क्या फर्क होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। एंथैल्पी और एनर्जी में क्या फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? एंथैल्पी और एनर्जी वर्ड है, इनमें डिफरेंस क्या होता है मेंबर्स? एंथैल्पी और एनर्जी में क्या फर्क होता है? बिल्कुल घर जाके नहीं पढ़ते क्या? क्या एंथैल्पी बराबर क्या था, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो इंटरनल एनर्जी थी वो क्या थी, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका, एंथैल्पी होता है। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या लिख रहे थे बताना, द एंथैल्पी चेंज accompanying the reaction is called reaction enthalpy. Reaction enthalpy. This is also called heat of reaction. This is also called heat of reaction. ठीक है, it is represented by ये
या फिर जैसे भी आपको प्रेफर करें। मैं कई बार ऐसे भी लिख देता हूँ, ये दो करेक्ट नोटेशंस हैं और जो मैं कभी कभी ऐसे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो भी लिख लो, बट ये करेक्ट नोटेशन नहीं है, दीज टू आर करेक्ट नोटेशन, ये मेरे हैबिट का नोटेशन है। ठीक है, अब लिखना सीखते हैं पहले, ठीक है, लिखिए आप। ठीक है, अब देखो हम डेल्टा कैसे, अभी मैंने बताया कि जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है आपका, अगर कोई एक रिएक्शन है आपकी, से फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट गोस टू प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर क्या होगा, बोलो बोलो, पी माइनस आर क्या, डेल्टा ऑफ एच निकाल लो ना, तो क्या होगा, H of product, that is enthalpy of product, enthalpy of product minus enthalpy of reactant, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, H product minus H reactant, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बहुत ढंग से पढ़ लो, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना आपको, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। लेकिन क्या ये रिएक्शन हमारे किसी काम की है, ऐसे पहले एक दो चीजें और कर लेते हैं फिर आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है, लिख लिया ये, मान लो कोई आपसे कहे ये निकालो, इसकी एंथैल्पी निकालो, ठीक है, इसकी एंथैल्पी आपको निकालनी है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है आपका, सी और डी है, कितने एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा पर मोल होती है, तो यहाँ पे सी की कितने मोल है, सी मोल है, यहाँ पे लिखो एच ऑफ सी टाइम्स एच ऑफ सी, प्रोडक्ट मतलब प्लस डी टाइम्स एच ऑफ डी, तो ये पूरा क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, है ना, ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑफ एच ऑफ ए प्लस बी ऑफ एच ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, क्लियर, ठीक है, बट मैंने आपको पहले कुछ पढ़ाया था, क्या आप किसी चीज की एब्सोल्यूट एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सब क्या है, ये तो एब्सोल्यूट एंथैल्पीज है ना, एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ सी, मतलब यहाँ पे कोई चेंज तो है नहीं, ये तो एंथैल्पी ऑफ सी है, ये एंथैल्पी ऑफ डी है, ये एंथैल्पी ऑफ ए, ये एंथैल्पी ऑफ बी है, और यहाँ पे क्या है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, तो हम क्या करेंगे एंथैल्पीज को एक्यूरेटली किसी भी चीज की एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, एज अ रिजल्ट हमारे लिए एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, इज दैट क्लियर, लिख लो, since we cannot calculate the absolute enthalpy, since we cannot calculate the absolute enthalpy of any substance, hence these expressions जो ऊपर लिखे हमने, these expressions are practically fruitless, चलो fruitless है, लोग practically useless, useless अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ठीक है, तो these expressions क्या है आपके लिए बेकार है, तो अब हम करेंगे क्या, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज डिफाइन करते हैं, डालना हेडिंग,
Standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction. हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, डिफिकल्ट नहीं है बट ट्रिकी है, ध्यान देना है आपको. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी हमें. तो लिखिए डेफिनेशन लिखो. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, the standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change for a reaction enthalpy change of a reaction when all the participating substances is the enthalpy change of a reaction when all the participating substances are in their standard state. All the participating substances are in their standard state. ठीक है, नई लाइन से लिखना. The standard state of a substance, ऐसे लिखो. The standard state means that the temperature is नहीं, टेम्परेचर वेरी कर सकता है. The pressure is 1 bar. The pressure is 1 bar and the concentration is 1 molar. ठीक है. स्टैंडर्ड स्टेट को जो हम डिनोट करते हैं वो किसी भी चीज का स्टैंडर्ड स्टेट, ये जनरली एक कॉमन टर्म है जो कि बहुत जगह केमिस्ट्री में यूज होगा. तो जब भी स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी चीज के आगे, तो उस समय उस चीज को हम कितने पे मेजर कर रहे होते हैं? 1 बार पे मेजर कर रहे होते हैं. ठीक है. तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है आपका, जो भी आपका पर्टिकुलर एंटिटी होगा, जैसे यहाँ पे एंटिटी हमारा क्या है? चेंज इन रिएक्शन एंड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर चेंज इन एंथैल्पी. तो ये डेल्टा एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जब आपसे कहा रहे ये सिंपल एंथैल्पी चेंज है, जब आपसे कहा रहे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, तो ऊपर एक नॉट लगा देते हैं ऐसे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड. किसी भी चीज के आगे स्टैंडर्ड लगा रहा हो. ठीक है. मान लो एक कोई क्वांटिटी जी है, अभी आगे आप पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी. अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, तो क्या होगा? वो डिफरेंस समझ में आ गया कि जब भी नॉट लगाओ तो इसका मतलब क्या होगा? एक पार्टिकुलर कंडीशन है. तो पार्टिकुलर कंडीशन क्या है आपकी कि प्रेशर आपका क्या होगा? हमेशा 1 बार हो जाएगा. इज दैट क्लियर? और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी. अच्छा, आगे लिखो. दिया नहीं. लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हेडिंग. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. The enthalpy change, the standard enthalpy change for the formation of अब यहाँ से लाइन चेंज कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना. लाइन मतलब कलर चेंज कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना. फॉर द वन, क्या बोला मैंने? कुछ बोला? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस from its element बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है. मैं नॉर्मल लैंग्वेज लिखा था, फिर ब्रैकेट में बुक वाली लैंग्वेज लिखा दूंगा. ठीक है.
सब लोगों ने from its element in their most stable allotropic form. Most stable allotropic form. Allotrope पता है ना? Allotropic form. ब्रैकेट में लिखना also called ब्रैकेट में लिखना also called reference state. reference बेटा point of reference वाला. नए लाइन से लिखना नोट करके. हाँ एलोट्रोपिक फॉर्म और वन मोल दोनों को अंडरलाइन कर लेना. ठीक है. नई लाइन से लिखना नोट करके. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. The enthalpy of a substance नहीं sorry. Heat of formation or enthalpy of formation. Heat of formation or enthalpy of formation of a substance in their most allotropic form, in their most stable allotropic form. In their most stable का मतलब है in their most stable allotropic form is zero. अब देखो यहाँ समझो, अब समझने वाला पूरा. ठीक है. Now this is going to be a little tricky, so try to understand. थोड़ा सा और लिखना होगा, कॉपी बंद करके समझ लो पहले, फिर लिख लेना. देखो अब होता क्या है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है. जब मान लो कि आप हर चीज फिक्स होती, कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कई एलिमेंट आपने पढ़े होते हैं, कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे कार्बन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? बोलो नाम बताओ. कार्बन क्या होता है आपका? ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. कार्बन डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. कार्बन 60 के फॉर्म में और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं. कार्बन के फाइबर होते हैं, नैनो फाइबर होते हैं, वो सब कहानी छोड़ो. तो इनमें से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कार्बन ग्रेफाइट होती है. ठीक है. तो जब आप कार्बन ग्रेफाइट का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड वर्ड लिखा गया था ना? नहीं, जो नोट में स्टैंडर्ड वर्ड लिखा था ऐड कर लेना. तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो कितना होगा? 0. हीट ऑफ फॉर्मेशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एफ यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन से. तो जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा. सल्फर ऐसे होता है, वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. लेकिन सल्फर का जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है वो होता है रोम्बिक. ठीक है. रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है. ऐसे आपको आगे चल के पढ़ेंगे 12th में आप. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं. तो जो सल्फर आपका रोम्बिक होता है वो क्या होता है? आपका सबसे स्टेबल होता है. तो इसका भी जो डेल्टा एस फॉर्मेशन होगा स्टैंडर्ड स्टेट में वो क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. या सेम फॉर एग्जांपल अगर हम फास्फोरस ले लें, तो फास्फोरस आपके बहुत सारे फॉर्म होता है. ब्लैक होता है फास्फोरस, व्हाइट होता है फास्फोरस, रेड होता है. तो जो फास्फोरस ब्लैक होता है वो सबसे स्टेबल होता है. तो इसका जो डेल्टा एचएफ है वो क्या होता है? आपका 0 होता है. क्लियर है? अब ये होगी कहानी जिसमें कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट हो सकता है, कार्बन ये हो सकता है, कार्बन वो हो सकता है ना. कमिंग टू द मोस्ट बेसिक चीजें, ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन केवल एज ए O एग्जिस्ट कर सकता है. ऑक्सीजन एज एन O2 एग्जिस्ट कर सकता है. ऑक्सीजन एज एन O3 एग्जिस्ट कर सकता है. इनमें से इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? अब ये एलोट्रोप नहीं है. ठीक है. अब ये एलोट्रोप नहीं है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हमने रेफरेंस स्टेट. रेफरेंस स्टेट इज मोर कॉमन टर्म. आप कभी भी कहीं पे भी किसी चीज को रेफरेंस मानते हो तो उस चीज का पॉइंट क्या मानते हो? 0.0 मानते हो उसे.
जैसे आज आप इंफिनिटी को पोटेंशियल कैलकुलेट करते वक्त जब आप इंफिनिटी को लेते थे रेफरेंस पॉइंट, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना लेते थे? 0। अर्थ को जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त आप फिजिक्स में अर्थ को लेते हो आप रेफरेंस पॉइंट, तो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हो आप? या अर्थ पे कोई चीज गिर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हो आप? 0। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के ऊपर ऊंचाई नहीं है, कोर से अगर नापोगे तो सरफेस की भी ऊंचाई है, लेकिन सरफेस को हम क्या मानते हैं? अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होती है? 0। तो जितने भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वहां पे हमारा क्या होगा? एनर्जी 0 होती है। ऐसे जहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? आपका 0 होगा। तो इनमें से कौन सा होगा? ये क्या होता है आपका? इसका भी डेल्टा HF क्या होगा? 0। ऐसे हम नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं, नाइट्रोजन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगा या रेफरेंस पॉइंट क्या होगा नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो ये भी क्या होगा इसका? डू यू गेट द पॉइंट? हाइड्रोजन किसमें एग्जिस्ट करता है नॉर्मली? H2 का क्या होगा? अच्छा, हीलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली? He2 का एग्जिस्ट करता है, जबरदस्ती कराते हैं। He एग्जिस्ट करता है, तो He का क्या होगा? वो डेल्टा HF नॉट। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली? Cl2। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? इस तरीके से। तो डू यू गेट द पॉइंट नाउ? पे लिख लेना अच्छे से, एक बस एक मिनट। अगर ये समझ में आ गया तो एक पॉइंट और बचता है ऊपर। तो पहला पॉइंट तो ये, कोई भी जो रेफरेंस स्टेट होती है उसको हम क्या मानते हैं? वहां पे 0 मानते हैं। ठीक है, और आप कॉपी छोड़ के और भी बहुत सारे आप जगह छोड़ के अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन सा और होते हैं। ये क्या रेफरेंस नहीं दिया? अच्छा, ये सबसे डेल्टा HF माना जाता है स्टैंडर्ड स्पीड है। मैंने स्टैंडर्ड से कटवा दिया था, टेम्परेचर को 98 कर लेना वहां पे, मैंने कटवा दिया था तो 98 वहां पे कर देना। स्टैंडर्ड में मैंने 298 कटवा दिया था ना शॉर्ट है। हां क्या डिजिटल सिस्टम मतलब नहीं है, ये चीजें बिगड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्या फायदा। बढ़े आगे ना। अब आता है ये पहला पॉइंट था आपका जो इम्पोर्टेंट था, पॉइंट वाइज ही करके लिखो। ठीक है, इसको ये पहला पॉइंट बना लेना। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज करके लिखना तो समझ में आएगा कि सीक्वेंस हमने पढ़ा है, वरना सब जंबल अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कहानी। ठीक है, देखो अब मान लेते हैं आपके पास एक कोई रिएक्टेंट है और ये कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमने इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका? नॉट, मतलब नॉट लगा देते हैं तो HP नॉट, अगर नॉट के टाइम लिखते हैं माइनस HR नॉट। ये बताया था मैंने। ये लेकिन हमने क्या कहा था, ये हमारे लिए क्या है? प्रैक्टिकली यूजलेस है, क्योंकि हमें एंथैल्पी की हमें वैल्यूज नहीं पता होती। तो हमें एक बहुत ही क्लेवर वे मतलब एक बहुत ही क्लेवर तरीका हम इसमें डिवाइस करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अब हम जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होगा समझ लो, फिर मैं इसका रीजन बता दूंगा। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं फिर रीजन बता देंगे। So rather than writing HP naught minus HR naught, we write it as heat of formation of product minus heat of formation of reactant। ये फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और जो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा उसका हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। डेल्टा तो हम निकाल ही सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो जो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा और इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उनको हम क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको रिएक्शन की हीट मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? पहले फॉर्मूला क्लियर है, अभी रीजन नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, लिख लो।
ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ये क्लिक करता है दिमाग में, अगर पहली बार में क्लिक कर गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी क्लास में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल है। लिखो, calculate the heat of reaction. Calculate the heat of reaction for the following reaction. इसी क्वेश्चन को दूसरा कैसे लिख सकते हैं हम? Calculate the change in enthalpy in the following reaction. ठीक है, calculate the change in enthalpy in the following reaction. क्या हुआ? किसी और से ले लो, दूसरा पेन उठा लो। क्या बोला मैंने क्वेश्चन? या इसको दूसरा कैसा फ्रेम कर सकते हैं? कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है आपकी? C2H5OH, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन गिविंग यू 5 CO2 प्लस 3 H2O, ठीक है, स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ ये लिख लो स्टेट, वैसे आगे चल के समझ में आएगा क्यों लिखा है, अभी तो जरूरत नहीं है वैसे इस स्टेज पे जब लिख लो। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसको क्या हम क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी स्टैंडर्ड वर्ड लिख लेना। कहीं पे भी अगर मैं स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना अनलेस आई स्पेसिफाई। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ formation of the heat of reaction of the following reaction if it is given that standard enthalpy of formation of CO2 is A, of CO2 is A XY मान लो अगर आपको ABC नहीं अच्छा लगता होगा। ठीक है, चलो x मान लेते हैं, चलो ठीक है, या अपने नाम पे G ले सकते हो आप। ठीक है, तो नाम पे रख देते हैं G। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज G और हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज A। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज A and standard heat of formation of C2H5OH is U। C2H5OH इसका देखो A दिया है, सॉरी इसका G दिया है, इसका A दिया है, इसका U दिया है। ठीक है, आ रहा है अगले क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपको। बड़े आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को करना हमें समझना ज्यादा है। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपसे क्या कहा गया, बातें मत करो, आप इधर देख लो ना, ये समझ नहीं आया तो फिर अगला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ही समझा पाऊंगा ना, शायद तो कराऊंगा नहीं। तो ये बट है बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन करना बहुत इजी है, लेकिन हम क्वेश्चन ऐसे क्यों कर रहे हैं ये समझना डिफिकल्ट है। आई गेस पेपर में ये नहीं पूछते, बट फिर भी समझ में आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये पर्पस है। देखो, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। आपको क्या बोला गया था? मैंने क्या बोला था? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो वो क्या होगा आपका? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उनका समेशन लिख देना है ऐसे। ठीक है, समेशन लगा दिया जितने भी प्रोडक्ट है। ठीक है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
नॉट लगाना है, नॉट लगाना बोल रहा हूँ तो लगा देना, ठीक है, रिएक्टेंट, और इनका क्या हो जाएगा, समेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वहां पे कैसे लिखा था, CO2 का कितना है, कितने CO2 है यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा ये डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 प्लस प्रोडक्ट में और क्या है, क्लीन पानी है, तो डेल्टा HF नॉट ऑफ H2O, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट में क्या क्या है आपका, कितने C2H5OH है, डेल्टा HF नॉट ऑफ C2H5OH प्लस कितने ऑक्सीजन है 3 डेल्टा HF नॉट ऑफ, इज दैट क्लियर, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2G, ठीक है, प्लस इसकी कितनी दी गई है 3A, C2H5 की कितनी दी गई है 1U, वो ऑक्सीजन की कितनी दी गई है 0 दिया, स्टैंडर्ड स्टेट, ये तो ऑक्सीजन क्या है आपका सबसे बेसिक फॉर्म है ना, तो जो सबसे रेफरेंस स्टेट होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2G प्लस 3A माइनस U, ये आपका आंसर है, क्लियर है, बट ये नहीं समझाना था, चलिए लिख लो, यही क्वेश्चन होता है वैसे, आप देखो समझो पहले, लिखिए लिखो, देखने की जरूरत नहीं, देख देख के क्यों लिख रहे हो, समझ गया ना तो अपने आप करो ना, एक बार समझ के घर में जाके तो करना नहीं है, तो अभी एक बार कर लो कम से कम समझ के अपने आप, और हंस रहे हो मतलब यार शर्म आनी चाहिए ना अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ तो, लास्ट शर्म तो है ही नहीं ना, मतलब कभी कभी ऐसे सोचते हो कि जिंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं, सुबह उठ के या सोते वक्त, कौन बोला ये तभी थोड़ा बहुत सही पड़ती है ये, तो सोचने लग जाओगे ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक बार सोचो, आपको अभी लगा बच्चे, मैं भी आपकी लेकिन मैं मेहनत करता था ये तो है, बट पॉइंट ये कि आप यू हैव अ लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ, ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम है, और आपको एहसास नहीं होता इस बात का, तो वही है, तो क्यों बर्बाद करो उस टाइम को, ठीक है। अब खुद सोचो, आप ऐसे सोचो एक बार, मतलब थोड़ा सीरियस बात है, डिप्रेस मत हो जाना सुन के, अपने से 2 जनरेशन पहले की आपको अपने फैमिली में नाम पता है लोगों के, सबके पता है, अरे 2 मतलब बाबा नहीं, बाबा वाली जनरेशन नहीं, सर मुझे तो पता ही होता है, दादा वाली जनरेशन की बात नहीं कर रहा मैं, दादा के पहले वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं पता, एक लौटा होगा मोस्टली जो फेमस होते हैं, दादाजी के पिताजी, ये हो सकता है उनके दादाजी का पता होगा, इससे आगे तो नहीं पता होगा, तो मेरा पॉइंट ये कि लाइफ बहुत ही लिमिटेड है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, you can either make yourself from it and you can either waste it. आपने वो तो एक बहुत फेमस कोट है एक्चुअली, मतलब some people have greatness in them, some people have greatness thrusted upon them, and some people born तो हो गया ना, some are born with greatness, some are made great, ठीक है, some are born great, some are made great, and some have greatness thrusted upon them, ऐसे कुछ था, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यही था, तो मतलब आपको एकदम पता चल गया होगा कि पैदाइशी ग्रेट नहीं हो आप, ठीक है, नॉट टू डेनिग्रेट यू, आई एम नॉट डेनिग्रेटिंग यू पीपल, मतलब एक फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, तो देयर इज ओनली वन वे टू एक्चुअली मेक योरसेल्फ ग्रेट, खुद की मेहनत करो, और कोई तरीका नहीं, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब पिछले 4-5 साल से जब पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक ही चीज ऑब्जर्व की है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसका लास्ट में अच्छा रिजल्ट आता है, और जो बच्चा अपने आप को तेज समझता है उसका लास्ट में रिजल्ट पक्का बंगाल हो जाता है, ठीक है, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले साल हर साल एक बच्चा ऐसा होता है कि जो पढ़ने में बहुत खराब होगा, इन दिनों में जेई का पढ़ाता था, पहले कभी 11 पढ़ाई टाइम में, तो हर एक साल हर बच्चा एक बार ऐसा होता है, आपको सुंदर बताया हुआ है पहले स्टोरी,
ठीक है, बट हर साल एक बच्चा ऐसा होता है जिसको पढ़ने में बहुत खराब होगा और जो सबसे ज्यादा इरिटेट करेगा आपको। इरिटेट नॉट इन द सेंस कि वो समझ नहीं रहा है इसलिए इरिटेट, बिकॉज he will ask you questions so many times कि तुम्हें लगेगा बेटा अभी नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया, बट इवेंचुअली क्या होता है, और जो बच्चे होते हैं जो मतलब एक बार में समझ जाते हैं, उन्हें लगता है उन्हें बहुत अपने आप को खूब समझते हैं, और वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, हर बार ऐसा होता है। और जब मैं कोचिंग करता तब भी ऐसा था बच्चा, ठीक है, और हम दोनों सेम कॉलेज में थे, ठीक है। टीचर उसको उस समय तो थोड़ा टाइम पुराना था, तो बहुत पुराना भी नहीं था, बट तो उसे सीट पे खड़ा कर देते टीचर कि आप पूछो तुम क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब इवेंचुअली हो जाता है उन लोग अगर आप मेहनत करते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसके पिछले साल 4500 रैंक आ गई, 4500 या 4500 मेंस। तो मैं ये कह रहा हूँ, और वो उस बच्चे की नहीं आनी चाहिए फ्रॉम एनी लॉजिक, फ्रॉम एनी डिस्टेंस नहीं आएगा। हर साल एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, और जो उनके लिए जो आप बता दोगे वो मैंने उससे कह दिया था कि फालतू कुछ मत करना, तो उसने कभी 2 साल में किताब नहीं उठाई। मैंने उससे कहा था 8 बार केमिस्ट्री आपको पढ़नी है इस 2 साल में, तो उसने 10 बार करके रखी थी। ये है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको, क्योंकि आप पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज, शायद कि जितना ज्यादा घिसोगे उतना ही माइंड शार्प हो जाता है। आप खुद सोचो, अगर अभी आप 10th की किताब उठाओगे, अभी कितना पास हुए टाइम हुआ है, हार्डली 6 महीने हुए, एक बार जाके खुद देखना, जाके आप एक बार किताब उठा जाके, तो आपने जो लास्ट में डिसाइड की होगी ना, अब आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, जाके देखना जाके तुम्हें चीजें कितनी इजी लग रही होंगी वहां पे, ठीक है। तो मतलब डिसाइड करना शुरू कर दो, अगर नहीं किया अभी भी तो, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है अनटिल जैसे आपको बिजनेस में जाना हो तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपको एकेडमिकली या कुछ करना है तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर अच्छा करना है, मीडियोकर करना तो कोई बात नहीं, और मीडियोक्रिटी सबसे खराब चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो उस तरीके से कोई मतलब नहीं है आपको करने का फिर मेहनत, ठीक है। इससे अच्छा तो सुकून की जिंदगी जियो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मेहनत करना शुरू कर दो, बेटर है, कम से कम थोड़ी बहुत तो कर लो एटलीस्ट। और केमिस्ट्री तो इतनी इजी है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है, जितना पढ़ाएगा उतनी पढ़ो, बार बार पूछो, आके कौन मना करता है पूछने से। और मतलब मुझे नहीं लगता कोई इसको छोड़ के 1-2 बार इसने पूछा है और किसी और कोई क्वेश्चन ही पूछने आता है, ऐसा लगता है कोई डाउट ही नहीं होता आपको, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो पूछता हूँ डाउट, तुम लोग नहीं पूछते, नहीं अलग से मतलब जाके, ठीक है थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, सर जरूरी भी है। फिजिक्स में तो खाली केमिस्ट्री वाले से दिक्कत है क्या, नहीं मतलब इजी की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना पूछ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है ना। और इसीलिए तो बैठा हूँ, जब आपका रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है। वरना आप खुद सोचो, अगर आप अभी अपने टाइम का यूटिलाइज नहीं करोगे तो आगे चल के कैसे चलेगा, ठीक है। जितना हो सकता है सर को परेशान कर लो जो पीछे जा रहे हैं उनको, ठीक है, या मुझे भी कर सकते हो, बट पॉइंट ये कि पढ़ाई कर लो बेटा थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इधर देखो, इस क्वेश्चन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। इतना याद रखो, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बेस लॉ आता है, ठीक है। बेस लॉ शायद पहले भी बताया, अगर नहीं बताया तो सिंपल सा लॉ होता है, वो कहता है कि आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन मत करो, वो लॉ ये कहता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, यह सिंपल आता है। तो आपको ये जोड़ना पता है ना, x + y बराबर से 6 and x बराबर 2y + 3, ये लिखा है, इसको जोड़ना आता है ना आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2x, सिंप्लीफाई करो ताकि इजी हो जाए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y प्लस क्या हो जाएगा 9। तो इस तरीके से जोड़ सकते हो ना इसको, तो एक इधर कितना हो जाएगा, 1y माइनस हो जाएगा, ऐसे कर लोगे ना सब लोग, या आप इसको और कैसे लिख सकते हो 2x बराबर y + 9, ऐसे लिख सकते हो। तो हेस लॉ कहता है कि आप केमिकल इक्वेशंस को भी इस तरीके से आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, बट जनरली जोड़ना ही, घटाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा करो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना है, G है, और दूसरे का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, A है। तो फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन G है और हीट ऑफ फॉर्मेशन A है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स क्या है, पढ़ो भाई, मोस्ट स्टेबल स्टेट या फ्रॉम इट्स रेफरेंस स्टेट। तो आपको क्या बनाना है, CO2 बनाना है,
ठीक है। CO2 लेकिन कितना बनाना है आपको? 1 मोल। तो पहले CO2 लिख दो इधर। अब CO2 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? C कौन सा चाहिए? ग्रेफाइट चाहिए। ठीक है। ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको? पूरा O2 चाहिए होगा क्योंकि ये CO2 बना रहे हो। तो इस रिएक्शन में जो हीट निकली होगी उसको आप क्या लिखेंगे? इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? बेसिकली ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है? बेसिकली हीट ऑफ एंथैल्पी है। ठीक है मेरा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। मतलब समझ में आया क्या था उसका? जो मैंने कहा था कि एक मोल से एक मोल को मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बनाने में जो हीट निकलती है किसी रिएक्शन में, यह हीट जो कंज्यूम होती है किसी रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। आई रिपीट अगेन, एक मोल बनाना है आपको, इसे मैंने कहा था 1 मोल को अंडरलाइन कर लेना। एक मोल बनाना है आपको उसकी मोस्ट स्टेबल या रेफरेंस स्टेट से। ठीक है। और उस प्रक्रिया में जो आपकी हीट निकलती है, जो हीट कंज्यूम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब पानी की बात करते हैं। पानी भी आपको कितना बनाना होगा? ठीक है। तो यहाँ पे पानी के लिए क्या चाहिए होगा आपको बताओ? हाइड्रोजन H2 हो गया। ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? लेकिन एक O2 चाहिए होगा, हाफ O2 लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि आप कभी भी खाली ऑक्सीजन मत लिख देना, क्योंकि खाली ऑक्सीजन क्या होता है? वो आपका मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट नहीं होती है। वो क्या होती है आपकी यहाँ पे? O2 होती है। तो आप क्या लिखेंगे? हाफ O2 लिखेंगे। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्या है? एक मिनट, इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था आपका? ठीक है। थर्ड पे आते हैं, C2H5OH। अब क्या चाहिए? क्या इसका दिया है? कितना दिया है इसका हीट ऑफ रिएक्शन? अब इसकी बात करते हैं। इसको बनाने में आपको क्या क्या चाहिए होगा? कितने कार्बन चाहिए होंगे? क्योंकि एक मोल बनाना है आपको, 2 कार्बन ग्रेफाइट हो गए, प्लस कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे? एक। ठीक है। कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 6 हाइड्रोजन, 3H2। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब आपको ये करना है, देखो समझो मैंने क्या कहा था, अभी इनको अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर आगे हम बात करेंगे। देखो अब अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करोगे तो अब ये आपने बना लिया, पहले फॉर्मूला लिख ली। अब सोचो जरा कि कितने CO2 थे इस इक्वेशन में? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना ध्यान रखो। ठीक है। दूसरे में कितने वाटर थे? 3। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, अब जब इक्वेशन को पलटते हैं, अगर आपको बहुत कॉमन सेंस से मैं समझा रहा हूँ, करके लाना है आपको। ठीक है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा नेक्स्ट पे। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन को पलट दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाती है? वो एंडोथर्मिक। तो जो प्लस साइन होता है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर है? तो अब आपको इतना समझा दिया मैंने क्या बताया कि जितने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे उतने ही नंबर से उसे मल्टीप्लाई करोगे, और अगर रिएक्शन को पलटते हो तो साइन क्या हो जाता है? वहां पे ऑपोजिट हो जाता है, जो भी साइन है। तो अब आपको क्या करना है? इन रिएक्शंस को यूज करके इस रिएक्शन पे पहुंचना है, और साइड में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करते जाना है। हाँ, अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से G मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? सिंपल सी चीज, अगर पानी को पिघलाते हो तो आपको वो रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, हीट देनी पड़ती है। लेकिन जब पानी को सॉलिडिफाई करते हो तो पानी से हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये चीज आपको करके लानी है, इन तीनों का यूज करके आपको इस इक्वेशन में पहुंचना है। ठीक है। स्टॉप हियर।